अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, शुरू करते हैं भाई, सब आ गए तकरीबन। अच्छा, हमारी लास्ट क्लास में जो बात हो रही थी वो थी वेपर प्रेशर की। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूँ ताकि हम जो है वो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लें। मैंने कल आप लोगों को ये बात बताई कि भाई दो प्रोसेसेस होते हैं, गैस से लिक्विड में जाना और लिक्विड से गैस में आना। ठीक है जी, दो प्रोसेस होते हैं, गैस से लिक्विड में जाना और लिक्विड से गैस में आना। ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस का एक अलग नाम है। क्या नाम है भाई? नाम ये है कि एक को हम कहते हैं एवापोरेशन या वेपोराइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन। ठीक है, मैंने ये दोनों बातें यहाँ लिखी हुई कि अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपोराइजेशन यानी वेपर्स बना रहा है, और अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन। इसमें मैंने ए लगाना भूल गया हूँ मैं, कंडेंसेशन। तो इन दोनों बातों को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे भाई। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई कि हर कंपाउंड जो है ना वो वॉलेटाइल होता है। आप लोगों को मेरे ख्याल से वॉलेटाइल वाली बात समझ में आ गई होगी कि वॉलेटाइल किन्हें कहते हैं। वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एवापोरेट होते हैं उन्हें वॉलेटाइल कहते हैं। तो वॉलेटिलिटी को हमने जो है वो कल डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि भाई मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर ये रहा, ये बीकर है एक अदद। ठीक है, इस बीकर के अंदर मेरे पास वाटर है। अब वो वाटर जो है वो भी एवापोरेट हो रहा होगा, यानी वो एवापोरेट भी हो रहा होगा और कंडेंसेट भी हो रहा होगा। ठीक है जी, यानी वो यहाँ से जो है वो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होके ऊपर भी जा रहे हैं, फिर ऊपर हमने इसको बंद कर दिया, वो टकरा के वापस नीचे आ रहे हैं। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंडेंसेशन कब होगी, जब कोई भी मॉलिक्यूल गैस का वो ठंडी चीज से टकराए तो वो क्या बना लेता है, अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी एक आम एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास गाड़ी है और आपने गाड़ी में कभी नोट किया हो कि अगर एसी चल रहा हो गाड़ी में और एसी बहुत ज्यादा तेज से चल रहा है, तो हमारे यहाँ गर्मियों में ऐसा होता है कि शीशे के बाहर जो है ना वो थोड़ी सी नमी आना शुरू हो जाती है। या चले मैं आपको आज एक और एग्जांपल देता हूँ। आज कराची में सबसे ज्यादा फॉग था। आज कराची में सबसे ज्यादा फॉग था, फॉग। क्यों था आज फॉग? क्यों होता है भाई फॉग? फॉग कब होता है? जब हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए। फॉग यानी धुंध हुई हुई है ना, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, यानी वो गैस में भी हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हैं। तो होता क्यों है कि दिन का टेम्परेचर हमारा आजकल गर्म है और रात का टेम्परेचर हमारा क्या है, ठंडा। तो जब रात और दिन निकल रहा होता है ना हमारा, यानी ठंडा गर्म से ठंडे की तरफ जब कन्वर्जन हो रही होती है, तो वो वेपोराइज से कंडेंस हो रहे होते हैं, जिससे फॉग बनना शुरू हो जाती है। गाड़ियों पर रात में देखा होगा शबनम होती है, यानी नमी होती है, वो इसीलिए होती है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमारी कंडेंसेशन पे हैं कि जब भी कोई चीज ठंडी जगह, यानी जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल ठंडी चीज से टकराएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस हो रहा था भाई। यहाँ पे जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे और वापस नीचे भी आ रहे थे, फिर ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आ रहे थे। तो इनके ऊपर नीचे जाने में इनके दरमियान एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि जितने ऊपर जा रहे थे उतने ही नीचे आ रहे थे, यानी बैलेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल नीचे भी आ रहे हैं, फिर 10 ऊपर जा रहे हैं फिर 10 नीचे आ रहे हैं, फिर 10 ऊपर जा रहे हैं फिर 10 नीचे आ रहे हैं। तो इसी वजह से इनके दरमियान क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, बैलेंस। इक्विलिब्रियम मैं कैसे समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल भाई, सी सॉ देखा होगा आपने, सी सॉ, है ना भाई? सी सॉ देखा होगा आपने। सी सॉ में क्या होता है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है। अब एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन कम है, तो इसका मतलब ये जो है वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों का वजन सेम है, तो दोनों का जब वजन सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस।
जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, जो बैलेंस हुआ इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। बैलेंस कब हुआ, जब दोनों का वजन सेम था। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही बात हुई कि जब कंडेंसेशन और एवापोरेशन या वेपोराइजेशन आपस में बराबर हो जाए, एवापोरेशन और कंडेंसेशन आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस वक्त जो वेपर का प्रेशर होता है, उस वक्त जो वेपर का प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। उस वक्त जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनका जो प्रेशर होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हेडिंग बनाई होगी आप लोगों ने वेपर प्रेशर की, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। मैं दोबारा से हेडिंग बना रहा हूँ यहाँ पे वेपर प्रेशर की। चले भाई डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रेशर exerted, चले वॉलेटाइल की भी लिखवा दूंगा मैं अभी। द प्रेशर exerted by vapors when they are in equilibrium with the liquid phase, फेज की जगह स्टेट भी लिख सकते हैं, at a given temperature is called vapor pressure। ठीक है भाई, वेपर प्रेशर क्या है भाई, क्या द प्रेशर एक्सर्टेड, जो प्रेशर मिल रहा है, एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब वो जो टकराने के बाद प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस प्रेशर के एक्सर्ट करने के बाद जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं कब, जब वो इक्विलिब्रियम पर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आप लोग ये लिख लो, मैं आप लोगों को वॉलेटाइल की भी डेफिनेशन लिखवा दूं भाई। कंडेंसेशन का जिक्र नहीं है डेफिनेशन में, तो उन्होंने देखो ना लिक्विड फेस कह दिया ना, ये रहा ना, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेस। लिक्विड फेस कब होगा, जब कंडेंस होगा। अच्छा जी, मैं इसको सिर्फ याद करने के लिए बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। द कंपाउंड्स which are easily evaporated at नॉर्मल टेम्परेचर कर लें इसको। ठीक है भाई, अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है क्योंकि पेपर में तो ये शॉर्ट नोट के अंदर आता है ना, तो हमें इसकी लिखनी है एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग ये लिख लें, तो मैं फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ।
हाँ जी, एक्सप्लेनेशन वेपर प्रेशर की ना, कि वेपर प्रेशर कैसे बना, यानी जो मैंने पूरी आपको ये डायग्राम बनाई ना, मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है इन वर्डिंग्स। ठीक है जी, तो वर्डिंग में हम इसे डिफरेंट कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है जी भाई, जिसको भी कुछ बोलना हो ना वो मैसेज ही करे, बोले नहीं, क्योंकि मैं हेडसेट हटा रहा हूँ क्योंकि कानों में दर्द हो गया अब मेरे, तो माइक यूज करूंगा सिर्फ। ठीक है जी, जो भी कुछ बोलना हो मैसेज करना, वरना मैं एक काम और कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल भी दे, मसला नहीं है। ठीक है भाई, मैंने माइक जो है वो हेडसेट का सेट कर दिया है, और मैंने जो स्पीकर है वो लैपटॉप का सेट कर दिया। चले भाई, एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं भाई हम, कि इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड is present in a tightly covered container at a certain temperature, molecules will evaporate from the liquid surface into the enclosed space. Since molecules move above the liquid and cannot escape, some of them collide with the liquid surface and rejoin. As a result of two opposite processes, that is evaporation and condensation, a state of equilibrium is established. At this stage, the pressure of a gas is called vapor pressure। आप लोगों के साथ मुझे भी लिखना पड़ रहा है, अगर आप चाहो तो वो डायग्राम बना लेना, अगर चाहो पहले लिख लो और इसको जरा गौर से पढ़ लेना। मैंने जो पूरी बात समझाई ना वो मैंने लिखवा दी।
हाँ जी, किसी का कोई सवाल? भाई वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ठीक है, पेट्रोल में नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बड़ा काम होता है। पर और बता दूं, बिल्कुल सुन लेते हैं भाई बात को। मैं दोबारा से जो है वो आप लोगों के लिए एक और दोबारा डब्बा बना देता हूँ भाई, ताकि मैं आप लोगों को एक बार और समझा दूं। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसको बीच में से आधा कर लेते हैं, बल्कि आधा क्यों करें, अभी नहीं करते। हाँ जी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा है। उसने मुझसे, तनवीर ने मुझसे सवाल किया कि सर पेट्रोल और वाटर में पेट्रोल ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है? तो पेट्रोल ज्यादा वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए जो है वो पेट्रोल जल्दी वॉलेटाइल यानी एवोपरेट होगा वाटर से। ठीक है, अब वीक बॉन्डिंग है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड ही है, तरह से देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना कम वॉलेटाइल होगा, जितनी कम होगी उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। इनवर्स रिलेशन है। अच्छा भाई, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है जी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर करके आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, एवापरेट हुआ। यहाँ से क्या हुआ, एवापरेट हुआ। जब ये यहाँ से एवापरेट हुआ तो वो यहाँ से टकराने के बाद दोबारा नीचे आ रहा है। जब वो दोबारा नीचे आ रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कोई और कलर ये ले लेते हैं। जब वो चेंज कर रहे हैं तो वो दोबारा नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, कंडेंसेशन। यानी ये प्रोसेस चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे आ रहा है, यानी एक वक्त आया कि ये बैलेंस हो गया। बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम पे आ गया। जब ये इक्विलिब्रियम पर आया तो इन वेपर्स, यानी ये जो गैसेस के वेपर थे, इनकी वजह से जो प्रेशर बन रहा था वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। वो प्रेशर क्या कहलाता है भाई, वेपर प्रेशर कहलाता है। ये समरी है इसकी। ये क्या थी, समरी थी, यानी इतनी छोटी सी बात समझानी थी, बट मुझे आपके पूरे कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ा कि ये एवापोरेशन क्या है, ये कंडेंसेशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं हर चीज को समझाते हुए फिर आपको यहाँ लेकर आया हूँ। अब क्लियर है भाई? अच्छा, इसको एक काम ये भी कर सकते हो कि मैं जो इतनी लंबी चौड़ी ये बुलबुले बना रहा हूँ, बबल्स बना रहा हूँ, हम जो है वो एरोस बना देते हैं। हम एरो क्या बना देते हैं भाई, कि जितना ऊपर जा रहा है, जैसे 3 एरो ऊपर जा रहे हैं यानी ये क्या बना रहा है, वेपर बना रहा है, वैसे ही 3 एरो नीचे आ जाते हैं, ये क्या बना रहा है, कंडेंस कर रहा है। ये सबसे आसान डायग्राम हो गई। कंडेंस की स्पेलिंग जो है वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, लिखी सही थी, वो एक दूसरे में मिल गए, कंडेंस। ठीक है, यानी 3 ऊपर जा रहे हैं तो 3 नीचे आ रहे हैं, 3 ऊपर जा रहे हैं 3 नीचे आ रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चले। एवापोरेशन को डिस्कस करना है अब हमने। हमारा अगला टॉपिक एवापोरेशन। अच्छा, ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीजन आता है यहाँ से। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है ये, रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास एवापोरेशन नहीं है। एवापोरेशन को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे?
बेटे अगर आप डायग्राम बनाते हो ना तो ये आपका अच्छा इंप्रेशन है, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ये आपका अच्छा इंप्रेशन है, नहीं बनाते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप चाहते हो ना वो अच्छी दिखे, हम अपनी एग्जाम्पल ले लें, भाई मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, ठीक है। और अगर आप अपनी जो चीज लिखी है उसको अच्छा दिखाना चाहते हो तो उसमें अच्छे काम करो, यानी आपने डायग्राम बना दी, ठीक है, आपने फिगर अच्छी बना दी, हेडिंग अच्छी है, तो अगर वो अच्छा, जितना अच्छा दिखेगा ना उतना अट्रैक्टिव होगा, और जितना अट्रैक्टिव होगा ना वो टीचर को अट्रैक्ट करेगा, तो टीचर जो है वो अच्छा लगेगा उसको चेक करते हुए भी। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है लिखते में। अच्छा ये चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती, ठीक है भाई, ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। वो उसकी वजह ये कि मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बात ठीक लिखी है, फिर आपने बहुत ही गंदी राइटिंग में भी क्यों ना लिखा हो, मैं आपको पूरा नंबर दूंगा। आपने बात ठीक लिखी है तो, बात ही ठीक नहीं लिखी और आपने सब कुछ कर दिया, डायग्राम भी बना दी, 4-5 मार्कर भी इस्तेमाल कर दिए, सब कुछ कर लिया, मगर बात नहीं लिखी, तो फिर उन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। समझ गए ना आप मेरी बात को? अच्छा जी, एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का जो निकलना, यानी गैस का या लिक्विड का कन्वर्ट होना इनटू गैस, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एवापोरेशन कहलाता है, ठीक है भाई। डेफिनेशन तो मैटर नहीं करती, यहाँ एक रीजन है। रीजन ये है कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है, यानी ठंडा करने के लिए यूज होता है। एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए यूज होता है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस? कैसे? एक्सप्लेन करो ना भाई, क्या कैसे? हाँ तो बोल दिया ना, क्यों है एवापोरेशन? मुझे तो नाम से लग रहा है यार गर्म करता होगा। सर जो वो आपके जो पार्टिकल्स एवापोरेट हो रहे होते हैं वो अपने साथ हीट को भी लेके चले आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना है, ठीक कहा तुमने, कि जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे होते हैं, वो एवापोरेट जब होते हैं तो वो अपने साथ पीछे जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनको अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, तो वो हीट अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो पीछे ठंडा रह जाता है। इसकी बड़ी आम एग्जांपल हमारा आजकल का हैंड सैनिटाइजर। आप हैंड सैनिटाइजर करते हो, हैंड सैनिटाइज करते हो तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस होता है हाथों में। वो हाथों में ठंडा क्यों महसूस होता है? कि जो अल्कोहल एवापोरेट हुआ वो हाथ के गर्म मॉलिक्यूल्स अपने साथ लेके चला गया, ठीक है जी। कोई बात नहीं यार, खैर हो गई, तनवीर खैर हो गई, तुमने भी वही बोला ना, मकसद तो वही था। तो हमारे पास है जो हमारा हैंड सैनिटाइजर ना, इज द बेस्ट एग्जांपल आजकल के दौर में। हालांकि हमारी किताब में लिखी है एग्जांपल, वो ये लिखी है कि आपका जो हाथ है, हैंड, उसका जो पाम, पाम किसे कहते हैं? हथेली को कहते हैं। आप अपनी हथेली पर जो है वो कोई डाल लो, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियां डाल लें थिनर। थिनर कौन सा? नेल पॉलिश रिमूवर। थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर जब आप डालोगे, जब वो एवापोरेट होगा तो वो जिस हिस्से में था ना, उस हिस्से पे आपको ठंडक महसूस होगी, वो ठंडा महसूस होगा। वो ठंडा क्यों महसूस हुआ? कि उस तरफ के जो मॉलिक्यूल्स थे उसने क्या किया? एवापोरेट करके ले गया अपने साथ, और वो हिस्सा क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर इसका रीजन लिखता हूँ। तो पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे भाई, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। the spontaneous escaping of the spontaneous escaping of molecules from the surface
of liquid is called evaporation. रीजन आता है हमारा evaporation is a cooling process. आसान हो रही है भाई, मैं लिख देता हूं आप हाँ बेटे वो मैंने ऊपर इसलिए किया था कि एक ने मुझे कहा कि सर वो वेब प्रेशर की डेफिनेशन नहीं लिखी थी तो इसलिए मैंने जो है वो ऊपर कर दिया। अब आप लोग लिख लें भाई, ड्यूरिंग एवापोरेशन द मॉलिक्यूल्स having higher kinetic energy escape from the surface of liquid and lower the average kinetic energy of remaining molecule which lower the temperature and hence it is said that evaporation
is a cooling process। ठीक है जी, कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे हाथ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो अपने साथ कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर जा रहे हैं, और जब वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो अपने साथ मॉलिक्यूल लेकर जाने पे वो नीचे वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, कम। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो टेम्परेचर जब कम हुआ इसी वजह से एवापोरेशन क्या हो गया, कूलिंग प्रोसेस हो गया। अभी अपने घर पे क्लास खत्म होना आप करके देख लेना, हैंड सैनिटाइजर सबके घर में होगा, हैंड सैनिटाइजर लेना, ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना और हाथ पे रब कर लेना। उसके बाद फील कर लेना, अगर हाथ ठंडे हो रहे हैं इसका मतलब ये एवापोरेशन का प्रोसेस था जिसने क्या किया, अपने साथ मॉलिक्यूल्स ले गया, जिसकी वजह से हाथ क्या हुआ, ठंडे हो गए। ठीक है, ये रीजन आता है सिर्फ पेपर में। ठीक है, पेपर में सिर्फ रीजन आता है कि वाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा जी, अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक जो हमारा वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट को अब हम देख लेते हैं आज, ताकि ये लिक्विड का टॉपिक खत्म हो जाए आज हमारा। कल से हम सॉलिड्स को शुरू करें फिर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट भी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है। ठीक है, और यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है तो इसीलिए हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। कैसे डिफाइन करोगे बॉइलिंग को, व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं या बॉइलिंग किसे कहते हैं? बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस वक्त जो टेम्परेचर या उस वक्त जो, हाँ उस वक्त जो टेम्परेचर आया या उस वक्त जो चीज़ चेंज आई उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है? बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने की शर्त है कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएंगे तब जो हमारे पास टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा या जो हमारे पास जो टेम्परेचर उसे हम क्या कहते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा ताहिर, 760 पर जो हो उसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर 760 टॉर है या 1 एटीएम है तो इसका मतलब उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अभी मैं आता हूँ इस पर कि अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो हम जो है वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। ठीक है भाई, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ मैं अब आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए, और वो पॉइंट क्या है वो सुन ले भाई।
boiling point at 760 torr या 1 atm is called normal boiling point। वो बॉइलिंग पॉइंट जो 760 टॉर या 1 atm पर हासिल हो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये 760 टॉर वाला टेम्परेचर या प्रेशर कहाँ मिलेगा? एट सी लेवल, यानी हमारा जो कराची है, हम कराची जो वाले जो है ना वो सी लेवल पर है। तो हमारे यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैं कोयटा चला जाऊँ, ठीक है, मैं सवात चला जाऊँ यानी अपर एरियाज में चला जाऊँ, तो जब मैं अपर एरियाज में जाऊँगा ना तो मैं सी लेवल से ऊपर चला जाऊँगा। जब मैं सी लेवल से ऊपर जाऊँगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो जो प्रेशर चेंज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब कहेंगे? जब 760 टॉर या 1 atm प्रेशर हो, तब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ एक और बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड्स आर फिक्स्ड। जितने भी प्योर लिक्विड होते हैं ना उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर यानी H2O, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, प्योर लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर, बात जरा गौर से सुनिएगा मेरी, कि अगर मैं इसमें कोई सॉल्ट ऐड कर दूं, अगर मैं कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूं कि impure liquids have higher boiling point। ठीक है जी, अगर impure है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। यानी अगर प्योर वाटर का 100 है और उसमें मैं कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो वो 100 से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई बात? वो टाइम एंड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, तो क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। इस टॉपिक को थोड़ा सा लेकर कल इंशाल्लाह सॉलिड शुरू करूंगा मैं, तो ज़रा सॉलिड को पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह सॉलिड पे बात होगी कल। 2 3 4 5 सेकंड में वीडियो एंड हो जाएगी। अगर किसी का कोई सवाल हो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दे, मैं वहाँ पे उसको जवाब दे दूंगा। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।